हेलो दोस्तों, दो सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई के लिए मध्यकालीन इतिहास से सेशन करने वाले हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये टोटल 46 सेट्स होंगे, जिसमें कि आज का आपका दूसरा सेट्स है। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। कल के सेशन में भी हम आपको बताए थे कि जीके का 12 सेशन होगा, मैथ्स का 14 और रीजनिंग्स का हो जाएगा आपका 20। और ये टोटल 46 दिन पर डे 7:30 बजे से चलेंगी। ठीक है, तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न कह रहा है आपका कि दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। तो इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसका निर्माण जो है 1311 में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार के रूप में किया गया था। यह भारत की सबसे पुरानी मस्जिद है और यह कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो खिलजी वंश का संस्थापक जो है जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी खिलजी वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश के अंतिम शासक सदुद्दीन कैमूरस को मारकर उसने खिलजी वंश की स्थापना करी थी। अपनी योग्यता के बल पर इसने सर जहांदार या शाही अंगरक्षक का पद ग्रहण कर तथा बाद में समान का सूबेदार बना। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे। प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन सा खेल खेलते हुए हुई। अब आपसे यही पूछ लिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौगान। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से हुई। उसे लाहौर में ही दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी की दिल्ली सल्तनत में एक सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इसके पुत्र आराम शाह को शासक घोषित किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है। तो इसका आइए विकल्प देखते हैं क्या होगा उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक MBT। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी 5 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए प्रसिद्ध था, जिनके लिए वह विशेष रूप से विवादास्पद बन गया। मोहम्मद बिन तुगलक के 5 साहसिक फैसलों जो है उसके बारे में हम आपको बता दें। दोआब में राजस्व वृद्धि 1326 ईस्वी, राजधानी परिवर्तन दिल्ली से देवगिरी 1327 ईस्वी, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 ईस्वी, खुरासान अभियान जो है ये 1329 ईस्वी में हुई थी। कराचिल अभियान जो है ये 1337 ईस्वी में हुई थी। उसके ये सभी फैसले असफल रहे और जब 1351 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई तो इस पर बंदायूनी ने क्या लिखा आपको बताते हैं कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में दीवान-ए अर्ज किसे कहा जाता है। मध्यकालीन भारत में दीवान-ए अर्ज जो है ये सैन्य विभाग को कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था। तो आइए इसका सही विकल्प लगाते हैं, गुरु अर्जुन देव। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, गुरु अर्जुन देव। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे क्या कि निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। पंजाबी भाषा जो है ये गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने दीन पनाह नामक शहर की नींव रखी और
रखी, लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका। पूरा नहीं कर सका कौन? इसका सही उत्तर होगा हुमायूं। क्यों? क्योंकि मुगल बादशाह हुमायूं ने दीनपनाह नगर की नींव रखी थी, लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका क्योंकि शेरशाह सूरी ने वर्ष 1540 में हुमायूं को पराजित किया और दीनपनाह नगर के स्थान पर ही शेरशाही या शेरगढ़ के नाम से अपनी नई राजधानी का निर्माण कराया, जिसे पुराना किला कहा जाता है, जो अब दक्षिण पूर्वी दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू करी थी? तो मनसबदारी व्यवस्था जो है ये लागू करने वाला शासक कौन था? अकबर। कौन? अकबर। मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल की प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी जिसे अकबर ने शुरू किया था। मनसब का अर्थ होता है सेना में पद या रैंक, ठीक है। मनसब के आधार पर अधिकारियों के वेतन व भत्ते निर्धारित होते थे, ठीक है। मनसबदारी प्रणाली अकबर द्वारा वर्ष 1575 ईस्वी में सैन्य प्रशासन और सेना के हिस्सों को बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय कमान के संचालन के लिए शुरू की गई थी। अगला कि जैन उल आबिदीन अपने सहिष्णु विचारों के लिए जाना जाता था, वह किस साम्राज्य का सुल्तान था? तो इसका सही उत्तर होगा कश्मीर। क्या हो जाएगा? कश्मीर। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहा है कि स्लोप वॉल या वेटर दीवारों के सल्तनत के स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है, तो इसका सही उत्तर लगा लीजिए तुगलक। क्या हो जाएगा? तुगलक। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। वैसे तुगलक काल की प्रमुख इमारतें जैसे कि बेगमपुरी मस्जिद, आदिलाबाद का किला, बारह खंभा, काली मस्जिद, कोटला फिरोज शाह, कुस्क ए शिकार, खिड़की मस्जिद, सतपुतला, तुगलकाबाद का किला, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, ये सब थे। जैसे कि तुगलक कालीन स्थापत्य की दूसरी विशेषता मेहराब, सरदल एवं धर्म के सिद्धांतों का समन्वय था। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहे कि पादशाहनामा पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर लगाइए शाहजहां। अगला कि पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो पानीपत की जो पहली लड़ाई है उसमें बाबर जो है इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें बारूद, अग्नेयास्त्र और मैदानी तोपखानों की लड़ाई में शामिल किया गया था। वर्ष 1526 में काबुल के शासक बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को पानीपत के प्रथम युद्ध यानी कि 21 अप्रैल 1526 को हराया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है क्या आपसे कि मध्यकालीन भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाई गई थी? अगर कल वाला सेशन आप लिए होंगे तो आज इस प्रश्न को सही लगा पाए होंगे शेरशाह। जो लोग नए हैं, जो बढ़िया ढंग से पढ़े हुए हैं, वो तो सेशन को ऐसे ही मजाक ले रहे होंगे। मजा आ रहा होगा उनको पढ़ने में और सेशन करने में। चलिए आइए अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कि भारत में वास्को डी गामा सर्वप्रथम कहां पर उतरा था? तो ये उतरा था कालीकट में। कहां उतरा था? कालीकट में। भारत में वास्को डी गामा सर्वप्रथम 20 मई 1498 ईस्वी को केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट यानी कि कपूर गांव पहुंचा था। भारत पहुंचने पर कालीकट के तत्कालीन शासक जो थे जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। उसके साथ व्यापार करने की संधि हुई। वर्ष 1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया और कोच्चि के राजा से व्यापार करने का समझौता किया। वर्ष 1524 ईस्वी में वास्को डी गामा तीसरी बार भारत पहुंचा और यहीं उसकी 14 दिसंबर 1524 ईस्वी को मृत्यु हो गई। पहले उसे कोच्चि में ही दफनाया गया था, लेकिन बाद में वर्ष 1538 ईस्वी में उसकी पुनः कब्र खोदी गई और उसके अवशेषों को पुर्तगाल वापस ले गया। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किसके शासन के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? तो इसका सही उत्तर होगा जहांगीर। ठीक है। अगला है कि चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई थी? तो इसका सही उत्तर होगा राणा कुंभा। क्या हो जाएगा? राणा कुंभा। अगला प्रश्न है आपका कि हुमायूं नामा किसके द्वारा रचित है? तो हुमायूं नामा किसके द्वारा रचित है ये आप लोगों को पता होगा, गुलवेदन बेगम। क्या हो जाएगा? गुलवेदन बेगम। हुमायूं नामा पुस्तक गुलवेदन बेगम द्वारा रचित है, जो हुमायूं की सौतेली बहन थी। यह पुस्तक हुमायूं के जीवन काल का वर्णन करती है। यह तुर्की भाषा में लिखी गई है। अगला है कि अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी? किताब उल हिंद जो पुस्तक है ये अरबी भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में? अरबी भाषा में। अगला है कि मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें किस युद्ध की दूसरी लड़ाई 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा
कर लिया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तराइन का युद्ध। क्या हो जाएगा? तराइन का युद्ध। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न पूछा आपसे कि इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत में शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा एकता प्रणाली की शुरुआत की गई थी। एकता प्रणाली केंद्रीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण साधन था। इक्तदारी प्रणाली सुल्तानों और कुलीनता के बीच क्षेत्रों के विभाजन पर आधारित थी। इसमें भूमि को छोटे भागों में विभाजित करके उसे रईसों, अधिकारियों और सैनिकों को दिया गया था। इल्तुतमिश का शासन वर्ष 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक रहा। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। वह दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला शासक था। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पूछा है आपसे कि किसके बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर लगाइए 1206 से 1556 ईस्वी। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। वैसे आपको बता दें कि 1206 ईस्वी गुलाम वंश का 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश जो है ये 1320 से 1414, सैयद वंश जो है आपका 1414 से 1451 और लोधी वंश जो है 1451 से 1556। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आइए अगले प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। प्रश्न पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम आपसे पूछा है गुलाम, खिलजी और तुगलक और लोधी। अभी जस्ट ही तो करवाए हैं। 22 नंबर वाले प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि किस ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1206। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास यानी कि गुलाम राजवंश के शासक की शुरुआत की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था जो अपने मालिक की मृत्यु के पश्चात शासक बना और 1206 ईस्वी में दास वंश की स्थापना करी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार के नाम से प्रसिद्ध 238 फीट ऊंची मंजिल का निर्माण करवाया था, जिसका नाम कुतुब मीनार। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है आपसे कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? तो इसका सही उत्तर लगाइए लघु उद्योगों पर कर। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहे कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान जो थी इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, अगला है कि मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? तो मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का जो युद्ध है महाराणा प्रताप लड़े थे। कौन लड़े थे? महाराणा प्रताप। मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ यानी कि राजस्थान के शासक महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य लड़ी गई थी। अकबर की सेना का नेतृत्व राजपूत राजा मान सिंह ने किया था। यह युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से भील जनजाति का सहयोग मिला था। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है यह सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का प्रमुख धर्म ग्रंथ है। इसका संपादन सिख समुदाय के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी ने करी थी। कौन? अर्जुन देव। गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश वर्ष जो है 30 अगस्त 1604 ईस्वी को हरमंदिर साहिब अमृतसर में मनाया गया था। वर्ष 1705 में दमदमा साहिब में सिख समुदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने तेग बहादुर जी के 116 शब्द जोड़कर इसको पूर्ण किया था। इसमें कुल 1430 पृष्ठ हैं। अगला है कि भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? भारत में सिजदा प्रथा जो है यह शुरू करी थी गयासुद्दीन बलबन ने। किसने? गयासुद्दीन बलबन ने करी थी। अगला प्रश्न है कि कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन इसका निर्माण कार्य पूरा न हो सका? तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए, हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। कुतुब मीनार के उत्तर में अधूरी बनी हुई अलाई मीनार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इस मीनार की ऊंचाई 24.5 मीटर है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाने के कारण यह मीनार अधूरी रह गई। अलाई मीनार को कुश्क-ए-सिरी भी कहा जाता है। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पूछा है आपसे कि 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था?
तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए लक्ष्मण सेन को। किसे? लक्ष्मण सेन को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे कि कौन 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था? तो इसका सही उत्तर लगाइए गुलाम वंश। क्या हो जाएगा? गुलाम वंश। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था? प्रसिद्ध दास कौन हो जाएगा? तो मलिक काफूर। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था। वह अलाउद्दीन खिलजी की सेना में एक जनरल था। वह पहले एक दास था, लेकिन उसके द्वारा किए गए असाधारण कार्यों के कारण वह समान रैंक पर पहुंच गया। अलाउद्दीन खिलजी के जनरल नुसरत खान ने उसे खरीदने के लिए 1000 दिनार का भुगतान किया था। इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। किसे? मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। मलिक काफूर वर्ष 1296 ईस्वी से वर्ष 1306 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी की सेना में प्रधान सेनापति था। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री जो है यह मार्को पोलो थे। मार्को पोलो ने वर्ष 1271 ईस्वी से 1295 ईस्वी के मध्य सिल्क रोड से एशिया की यात्रा की। उनकी यात्रा से संबंधित सभी तथ्य द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो में दर्ज की गई है। दुर्वाते बारबोसा जो है पुर्तगाल से आया था। फ्रांस वर्नियर फ्रांस देश की निवासी था और सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। एक यूनानी राजदूत था। ये सभी आप लोगों का विकल्प वाला भी क्लियर हो गया होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने अपने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिरों को 17 बार लूटा और नष्ट किया है? तो इसका सही उत्तर लगाइए महमूद गजनवी। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? तो इसका सही उत्तर लगाइए हिसार का। किसका? हिसार का। ठीक है, देखिए फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर का गठन किया था। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था और उसने वर्ष 1351 से वर्ष 1388 तक शासन किया था। फिरोज शाह तुगलक ने चार कर लगाए थे, जिसका नाम है खरात यानी कि भूमि कर, जजिया यानी कि धर्म कर, जकात यानी कि संपत्ति कर और खम्स यानी कि युद्ध में लूटे गए माल कर। खम्स क्या था? खम्स था आपका युद्ध में लूटे गए माल जो था ना, उस पे कर लगता था। अब आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा आपसे कि निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया? पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किसने किया? वल्लभाचार्य ने। किसने? वल्लभाचार्य ने। आगे की ओर चलते हैं। पूछा प्रश्न आपसे कि सिलसिला शब्द का संबंध किससे है? तो सिलसिला शब्द का संबंध जो है सूफी संप्रदाय से। किससे है? सूफी संप्रदाय। जैसे कि सिलसिला का अर्थ होता है एक श्रृंखला जो गुरु और शिष्य के मध्य का एक सतत कड़ी का प्रतीक है। सूफी आदर्शों को भारत के अंदर और बाहर सिलसिला के नाम से जाना जाता है। चिश्ती सिलसिला भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा पेश किया गया था। उर्दू में सिलसिला का अर्थ गाथा है। इसके अतिरिक्त सिलसिला का अर्थ आध्यात्मिक वंशावली के रूप में किया जाता है। अगला, बहमनी राज्य किसके शासन के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था? तो इसका सही उत्तर लगाइए महमूद गवन। क्या? महमूद गवन के समय में। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा आपसे प्रश्न कि तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो ये किया था 1398 ईस्वी में। तैमूर ने दिल्ली पर वर्ष 1398 ईस्वी में तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन के शासनकाल के दौरान आक्रमण किया। तैमूर एक तुर्क मंगोल आक्रमणकारी था जिसने तैमूर साम्राज्य की स्थापना करी थी। अगला है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर लगाइए बाबर। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 14 फरवरी 1483 ईस्वी को अंदीजान में पैदा हुआ था, जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है। कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान में स्थित है। ठीक है, बाबर ने उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों पर आक्रमण किया और दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को वर्ष 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर मुगल वंश की स्थापना करी थी। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था? अंतिम राजवंश था। तो इसका सही उत्तर लगाइए लोदी राजवंश। क्या हो जाएगा? लोदी राजवंश। अगला है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था?
पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 1556 को हुआ था। कब हुआ था? 1556 को। अगला है कि दीने इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया? तो इसका सही उत्तर लगाइए अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। करेगी काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली सल्तनत द्वारा। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा करी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोरक्को निवासी था इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को देश से आया था। इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री था, विद्वान तथा लेखक था। उत्तरी अफ्रीका में के मोरक्को देश के प्रसिद्ध नगर तांजियर में 24 फरवरी वर्ष 1304 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। इब्न बतूता का पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था। इसने लगभग 7500 मील की यात्रा तय की थी। अपनी यात्रा के दौरान इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वर्ष 1333 ईस्वी में भारत आया था। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिए। करें कि दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? तो इसका सही उत्तर होगा MBT मोहम्मद बिन तुगलक। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। पूछा है आपसे कि फुतुहात ए फिरोजशाही में किसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का विवरण दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक की। सीधी सी बात है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्त माल्यद पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है? तो इसका सही उत्तर लगाएंगे होगा क्या? कृष्णदेव राय। क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय। प्रसिद्ध साहित्य अमुक्त माल्यद पर मध्ययुगीन ग्रंथ कृष्णदेव राय द्वारा संकलित किया गया था। अमुक्त माल्यद तेलुगु भाषा में लिखित है। कृष्णदेव राय ने जाम्बांती कल्याण भी लिखा है। यह एक काव्य ग्रंथ है जिसमें भगवान विष्णु और देवी अंदाल के विवाह के बारे में वर्णन किया गया है। कृष्णदेव राय तुलुव वंश के सबसे महान शासक थे। वे स्वयं एक कवि और कवियों के संरक्षक थे जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णदेव राय के काल में ही तेलुगु साहित्य के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे पूछा है आपसे कि किस साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1347 में हसन गंगू ने करी थी? तो हसन गंगू बहमनी साम्राज्य का क्या करा था? स्थापना करा था। बहमनी साम्राज्य दक्कन का एक इस्लामी राज था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 3 अगस्त 1347 ईस्वी को एक तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह यानी कि हसन गंगू ने की थी। इसकी प्रतिद्वंदी ही हिंदू विजयनगर साम्राज्य था। बहमन शाह उर्फ हसन गंगू पहला मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का निर्णय लिया। बहमन शाह उर्फ हसन गंगू ने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया तथा इसका नाम अहसानाबाद रखा था। क्या? अहसानाबाद। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यात्री कृष्णदेव राय के दरबार में आया था? तो कृष्णदेव राय के दरबार में डोमिंग पेस आया था। डोमिंगो पेस। क्या नाम है इसका? डोमिंगो पेस। डोमिंगो पेस एक पुर्तगाली यात्री था। डोमिंगो पेस ने वर्ष 1520 ईस्वी के आसपास विजयनगर का दौरा किया था। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा है आपसे कि भक्ति की किस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप की परिकल्पना की गई है? तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए, हो जाएगा निर्गुण। क्या हो जाएगा? निर्गुण। अगला है कि दिल्ली के प्रसिद्ध शहर सीरी का निर्माण निम्न में से किसने कराया था? सीरी का जो निर्माण है ये अलाउद्दीन खिलजी। आपको जस्ट पहले प्रश्न पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर ध्यान देकर प्रश्न को कर रहे होंगे तो प्रश्न अगला भी ऐसे ही मिल जाएगा आपको हाथ में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया था? तो शाहजहां जो है पंचमहल नहीं बनवाए थे। शाहजहां द्वारा पंचमहल का निर्माण नहीं करवाया गया। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल की वास्तुकला एक बौद्ध मंदिर से प्रेरित थी। अकबर अपने विश्राम और मनोरंजन के लिए अनिवार्य रूप से पंचमहल का उपयोग करता था। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। करें हरिहर और बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना करी थी? तो इसका सही उत्तर लगाइए विजयनगर साम्राज्य। हरिहर और बुक्का दो भाई थे। इनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1336 ईस्वी में की गई। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत के पठार क्षेत्र में स्थित है। तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हुई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं।
कह रहा है कि निम्न प्रसिद्ध शासकों में से कौन तुलुब राजवंश से संबंधित है। तो तुलुब राजवंश से संबंधित कृष्णदेव राय हैं। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। उससे पहले बता दें कि तुलुब राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह द्वारा वर्ष 1505 ईस्वी में की गई थी। तुलुब राजवंश का जो शासक है कृष्णदेव राय संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे क्या कि इल्तुतमिश ने किसे अपना अधिकारी घोषित करने का निर्णय किया। तो इसका सही उत्तर लगाइए रजिया। क्या हो जाएगा? रजिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है। तो बाजार नियंत्रण नीति के लिए अलाउद्दीन खिलजी जाना जाता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपनी बाजार नियंत्रण के लिए जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों में सबसे प्रमुख सुधार था उसकी बाजार नियंत्रण नीति। इसका उल्लेख वर्णी ने अपनी पुस्तक तारीख फिरोजशाही में किया। इस नीति में कुल 4 बाजार स्थापित किए गए थे, जैसे गल्ला बाजार यानी कि अनाज मंडी, सराय अदल यानी कि कपड़ा बाजार, घोड़े गुलामों तथा पशुओं का बाजार, ठीक है, और सामान्य बाजार। आगे की ओर चलते हैं। 4 बाजार था इसके शासनकाल में। अगला है प्रश्न आपका कि तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। तराइन की दूसरी लड़ाई आपसे पूछा है, इसका सही उत्तर होगा 1192। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में लड़ी गई थी। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तराइन की लड़ाई जिसे तड़ावड़ी की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है। इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच वर्ष 1191 और 1192 के मध्य 18 बार युद्ध हुआ था। कितने बार? 18 बार। आगे की ओर चलते हैं। कह रहे कि गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना किस ईस्वी शताब्दी में की थी। तो इसका सही विकल्प होगा 15वीं। क्या? 15वीं। यानी कि गुरु नानक देव जी ने गुरु का लंगर यानी कि नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया, जिसे गुरु अंगद देव ने अस्थाई बना दिया था। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है। अजमेर जो है, अजमेर ये बंदा नवाज गेसुदराज से, किससे? बंदा नवाज गेसुदराज से संबंधित है। आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे कुछ एरर हुआ, हमसे लगता तो है। यहाँ पे एरर ये हुआ कि ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, अजमेर शरीफ ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, ना कि बंदनवाज गेसुदराज। माफ कीजिएगा, हमें ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, हमें लगा ही था कि हम तो गलत कर दिए भाई। चलिए अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न कह रहा है कि विशिष्टाद्वैत दर्शन के संपादक कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा रामानुजाचार्य। क्या हो जाएगा? रामानुजाचार्य। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे पूछा है आपसे कि कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था। तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए, होगा क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न पूछा आपसे कि इनमें से किसे अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित करवाया था। किसने करवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा? तो इसका सही विकल्प लगाइए, क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्मित करवाया था, कहा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन में निर्मित किया गया था, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया। इसका निर्माण पहले से निर्मित संस्कृत विद्यालय को नष्ट कर मोहम्मद गौरी के आदेश पर इसके गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में करवाया था। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है प्रश्न कि इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था। तो इसका सही उत्तर लगाइए, बाबर के द्वारा। इब्राहिम लोदी 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर द्वारा मारा गया था। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत में लड़ा गया था। पानीपत वह स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद उत्तर भारत के नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक युद्ध लड़े गए। आगे की ओर चलते हैं। द्वितीय, प्रथम, तृतीय सब तो वहीं लड़े गए। अगला है कि निम्न में से कौन खिलजी वंश का प्रथम शासक था। तो खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था भाई? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे ध्यान दे लीजिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां। क्या हो जाएगा? शाहजहां।
जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। दिल्ली की जामा मस्जिद को बनाने में 12 वर्ष लग गए थे। इसका निर्माण वर्ष 1644 ईस्वी में शुरू हुआ और यह वर्ष 1600 कितने 56 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया था। कुल 12 वर्ष। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया? तो इसका सही उत्तर लगाइए होगा इल्तुतमिश। अगला की प्रसिद्ध रचना तूतीनामा किसके शासनकाल में रची गई थी? तूतीनामा जो है यह रची गई थी अकबर के शासनकाल में। ठीक है, तूतीनामा जिसका अर्थ होता है कि तोते की दास्तां। तूतीनामा फारसी भाषा में 52 कहानियों का एक संग्रह है जिसे जिया अलाउद्दीन नक्शबी द्वारा लिखा गया था। आगे की ओर चलते हैं, हम नखबख्शी बोल रहे थे, इसका सही नाम होगा नक्शबी, माफ कीजिएगा, क्या नक्शबी। अगला है कि तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तुगलकाबाद शहर की जो स्थापना है ये गयासुद्दीन तुगलक। अगला है श्री गोविंद सिंह जी ने किस वर्ष में खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना 1699 में करी गई थी। कब? 1699 में। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे पूछा आपसे कि विट्ठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस समूह में शामिल है? तो इसका सही उत्तर लगाइए हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह। अगला है प्रश्न आपका कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो, आगे चलते हैं क्या बोल रही है, मुगल सम्राटों के कालक्रम को सही दर्शाता है। मुगल काल के कालक्रम को सही दर्शाता है भाई। तो इसका सही उत्तर लगाइए अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है, आगे की ओर चले, अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुगल को। किसको नहीं कहा जाता था? मुगल को, क्योंकि मुगल वंश के शासकों को सुल्तान ये नहीं कहा जाता था। क्यों नहीं कहा जाता था? क्योंकि सुल्तान की पदवी भारत के इतिहास में तुर्क के शासकों द्वारा शुरू की गई थी। मोहम्मद गजनबी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला भारत का प्रथम शासक था, इसे याद रखिएगा। अगला है कि इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही रैल सड़क का निर्माण करवाया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था, ग्रैंड ट्रंक रोड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? शेरशाह सूरी। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे पूछा आपसे कि शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को किसके रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था? किसके रूप में? तो इसका सही उत्तर लगाइए रुपया के रूप में। किसके रूप में? रुपया के रूप में। भारत में चांदी का रुपया पहली बार 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किया गया था। इस एक सिक्के का वजन 178 ग्रेन था। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं, पूछ लेगा एग्जाम्स में आपसे ये भी, इसलिए बता दिए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में स्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कुतुब शाही मकबरा। क्या? कुतुब शाही मकबरा। अगला है आपका प्रश्न कि 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में निम्न में से किसकी मृत्यु हुई थी जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था? कितना शानदार क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा सम्राट अकबर। इनके बारे में बता दें कि 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर की मृत्यु हुई थी, जिसे आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। सम्राट अकबर ने भारत पर वर्ष 1556 ईस्वी से वर्ष 1605 ईस्वी तक शासन किया था। अकबर 13 वर्ष की उम्र में ही सम्राट बन गया था। सम्राट अकबर का प्रधानमंत्री बैरम खां था। सम्राट अकबर ने एक धर्म दीन इलाही चलाया था। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न आपसे पूछा है क्या कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से किस जगह स्थानांतरित करने का फैसला किया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका देवगिरी। क्या हो जाएगा? देवगिरी। अब इसके बारे में जान लीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को वर्ष 1326 से 1327 ईस्वी में दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने वर्ष 1325 ईस्वी से वर्ष 1351 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। यह अपने विभिन्न फैसलों के कारण विवादों में रहा था। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न पूछा आपसे कि इबादत खाना कहाँ स्थित है? तो इबादत खाना जो है
फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इबादत खाना पूजा का स्थान है जो वर्ष 1575 ईस्वी में अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के आध्यात्मिक नेताओं को एकत्रित करने के लिए बनवाया गया था, ताकि विभिन्न धर्मों के धार्मिक सुधारों व धार्मिक गुरुओं व नेताओं की शिक्षाओं पर चर्चा की जा सके। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि मध्ययुगीन काल में सड़की रजाओं ने अटाला मस्जिद को किस स्थान पर बनवाया था? तो अटाला मस्जिद को जो निर्माण करवाया था जौनपुर में। अगला कि किताब उल रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ये पूछ लिया है आपसे। तो किताब रेहला जो है इब्न बतूता के द्वारा। देखिए, किताब उल रेहला पुस्तक इब्न बतूता द्वारा लिखी गई है। यह एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें उसने अपनी यात्रा के अनुभवों को लिखा। इस पुस्तक के अनुसार जो इनमें से इसमें लगभग 30 वर्षों तक यात्रा करी थी इस पुस्तक के अनुसार इब्न बतूता। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहे कि अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चांद बीबी। अगला, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के राजपूत शासक महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि भारत में इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो इसका सही उत्तर होगा जहांगीर। क्या हो जाएगा? जहांगीर। अगला है कि शाहजहां की बेटी ने शाहजहानामाबाद में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजना में भाग लिया था। इसका सही विकल्प लगाएंगे जहां आड़ा। क्या? जहां आड़ा ने भाग लिया था। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? तो बाबरनामा जो है तुर्की भाषा में लिखी गई थी। किसमें? तुर्की नामा में तुजुक बाबरी। ठीक है। बाबरनामा में बाबर ने अपने जीवन की अनेक घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया। इसके माध्यम से बाबर द्वारा जीवन में लड़े गए युद्धों की जानकारी प्राप्त होती है। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि किस वर्ष में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे। क्या हो जाएगा? 1707। अब वर्ष 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल शासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए, जिसके कारण पर्शिया के नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करने आए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब का साम्राज्य कमजोर पड़ गया और एक भी उत्तराधिकार साम्राज्य को संभाल नहीं सका। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे क्या कि निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयसिंह। कौन? जयसिंह। औरंगजेब ने 1665 में राजा जयसिंह को छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए भेजा। इस युद्ध में राजा जयसिंह ने मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज को पराजित कर दिया और तदुपरांत शिवाजी महाराज को पुरंदर की संधि 1665 के लिए विवश किया। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे पूछा है आपसे कि भारत में मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? तो भारत से मयूर सिंहासन नादिर शाह लेकर गया था। कौन? नादिर शाह। ठीक है। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में आक्रमण किया और उनके बीच करनाल में वर्ष 1739 में युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें मोहम्मद शाह रंगीला को हराकर बंदी बना लिया गया। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। भारत से जाते हुए वह प्रसिद्ध मुगल सिंहासन तख्त ताउस और कोहिनूर हीरा भी अपने साथ ले गया। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे कह रहा है कि मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य यानी कि पद्मावत के लेखक कौन है? तो पद्मावत के लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी का जो और रचनाएं हैं जो जैसे करेहनामा, मसलानामा, आखिरी कलम, चित्ररेखा, अखरावट। ठीक है, ये सभी भी ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक जो है बहादुर शाह द्वितीय था। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय।
भारत का अंतिम मुगल शासक। इसका असली नाम अबू जफर नसीरुद्दीन सिद्दीकी मोहम्मद बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर ने वर्ष 1837 ईस्वी से वर्ष 1857 ईस्वी तक लगभग 20 वर्ष तक शासन किया। वर्ष 1857 ईस्वी की क्रांति में बहादुर शाह जफर ने भारत का नेतृत्व अंग्रेजों के विरुद्ध किया और अंग्रेजों से हार के बाद अंग्रेज ने बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 7 नवंबर 1862 ईस्वी को रंगून में हुई थी। अगला है कि दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे, होगा क्या? शेरशाह। क्या हो जाएगा? शेरशाह। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न पूछा आपसे कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर लगा लीजिए, फतेहपुर सीकरी। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा है आपसे कि ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः किस वास्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपसे पूछा गया है और उत्तर दिया क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पिट्रा ड्यूरा। क्या हो जाएगा? पिट्रा ड्यूरा। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। पिट्रा ड्यूरा जिसे पच्चीकारी भी कहा जाता है, अत्यधिक पॉलिश किए गए रंगीन पत्थरों का उपयोग करके छवियों को बनाने के लिए काटने और जड़ने की तकनीक के लिए प्रयुक्त एक शब्द है। क्या? पिट्रा ड्यूरा। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था? शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था बुलंद दरवाजा का। ठीक है, क्योंकि बुलंद दरवाजा को अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की याद में वर्ष 1602 ईस्वी में क्या किया था? बनवाया था। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था? ताजमहल परिसर का निर्माण जो है ये 1632 में किया गया था। जैसे ताजमहल परिसर का लगभग वर्ष 1632 ईस्वी में शुरू किया गया और पूर्ण रूप से वर्ष 1653 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के अनुसार ताजमहल वर्ष 1631 ईस्वी से वर्ष 1648 के मध्य निर्मित हुआ था। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक का मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? तो इसका सही उत्तर लगाएंगे आप लोग वाडियार वंश का। किसका? वाडियार। देखिए, वर्ष 1612 में विजयनगर के शासक वेंकट द्वितीय ने मैसूर के सरदार वाडियार को राजा की उपाधि से विभूषित किया। कालांतर में वाडियार वंश के शासक ने स्वतंत्र रूप से मैसूर पर शासन किया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं? तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए, ध्रुपद। क्या हो जाएगा? ध्रुपद। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा सफदरगंज का मकबरा। सफदरगंज का जो मकबरा है मुगल बादशाह मोहम्मद शाह की स्मृति में बनवाया गया था। स्मृति में नवाब सुजाउद्दौला ने वर्ष 1754 ईस्वी में बनवाया था। यहाँ उनकी बेगम की कब्र बनी हुई है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। यह मकबरा दिल्ली की प्रसिद्ध इमारतों में से एक है, ना कि यूपी। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे और इन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कार के रूप में जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल है जो सवाई प्रताप सिंह द्वारा डैश ईस्वी में कौन से ईस्वी में बनवाई गई थी? आपसे ये पूछा है। तो ये बनवाई गई थी 1799 ईस्वी में। ठीक है, जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल है जिसे सवाई प्रताप सिंह द्वारा वर्ष 1799 ईस्वी में बनवाया गया था। हवा महल 5 मंजिला इमारत है जो जयपुर राजस्थान के प्रसिद्ध जौहरी बाजार के पास स्थित है। यह पूर्ण रूप से लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बनी हुई है। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी।
इन साहित्य स्रोतों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए इतिवृत्ति। क्या हो जाएगा? इतिवृत्ति कहा जाता है। आगे की ओर चलेंगे अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद के लेखक जयदेव बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के दरबार में शाही कवि थे। गीत गोविंद में कृष्ण और वृंदावन की गोपियों के बीच के संबंध और विशेष रूप से राधा नाम की एक गोपी का वर्णन किया गया। गीत गोविंद 12 अध्यायों में व्यवस्थित है। ये याद रखिएगा कि 12 अध्याय में गीत गोविंद व्यवस्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि राजपूत राजवंश के अनंगपाल तोमर ने किस राज्य को स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर लगाइए दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली। अगला प्रश्न है और इस सेशन का आखिरी प्रश्न है आपका कि भारत में मध्यकाल किस शताब्दी से शुरू होता है और किस शताब्दी में समाप्त होता है? तो भारत का जो मध्यकाल है, मध्यकाल को दो भागों में यानी कि प्रारंभिक मध्यकाल युग 18वीं से 11वीं शताब्दी तक तथा उत्तर मध्यकाल युग जो है 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी, जिसे मुगल काल भी कहा जाता है, यानी कि दो भागों में ये विभाजित है। तो इसका सही विकल्प आप लगाइए 8वीं और क्या 18वीं। ठीक है, 8वीं और 18वीं। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और एक और बात की फिर से रिपीट करना चाहेंगे कि ये जीके जीएस का जो सेशन है ये 12 दिन चलेंगे। उसके बाद ठीक 14 दिन मैथ्स का चैप्टर वाइज फुल्ली ट्रिकी मैथ का सेशन आपको दिया जाएगा, फुल्ली ट्रिकी। और उसके बाद रीजनिंग्स का आएंगे जो पूरे 20 दिन चलेंगे। ठीक है, तो जो लोग जितने भी दोस्त हैं जो तैयारी करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, उन्हें भी बहुत बेहतर, उनके लिए भी ये बहुत बेहतर है क्योंकि ये चैप्टर वाइज है। और जो मैथ्स और रीजनिंग यहाँ पे सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं है, बाकी सारा का सारा चीज़ यहाँ पे आपको सेम ही मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही सेशन पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।